हाँ, अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल सोचने का लगेगा, लेकिन यस अप्रोच सेम रहने वाली। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, जो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। पहली चीज हम लोगों ने यहां पर पढ़ी है, पहली चीज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस, ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ही एप्लीकेबल होती है। मतलब अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम दे दूं, अब कई बच्चे जो पहले नहीं पढ़ते आए हैं उनको दिक्कत आएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम अगर मैं आपको दे दूं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें मास फैला हुआ है, जैसे मान लो 1 kg की रॉड है, लेकिन ये 1 kg पॉइंट मास में नहीं है, बल्कि इसकी खुद की डायमेंशन है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में हमारे पास आता है जैसे रॉड हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, ठीक है। हमारे पास इस तरीके से हमारे पास स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, इन सभी के लिए हमारे पास दिस लॉ इज नॉट वैलिड, ठीक है, इज नॉट वैलिड। तो सर ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करते हैं, इन सवालों में जब मैं आगे चल के आपको रॉड और पॉइंट मास के बीच का फोर्स निकालने के लिए बोलूंगा, तो आपको इन सवालों में सबसे पहले सोचना है कि भाई हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट दी स्मॉल फोर्स, इंटीग्रेट दी स्मॉल फोर्स। सबसे पहला लॉजिक आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार ये फॉर्मूला हमारे पास बहुत छोटे छोटे मासेस के लिए, हम डायरेक्टली रॉड, रिंग, डिस्क इन सब के लिए नहीं लगा सकते। अगर मेरे को चाहिए तो मैं छोटे छोटे मासेस को लूंगा, उनके बीच का फोर्स लिखूंगा और फिर उसको जोड़ जोड़ करके मैं टोटल फोर्स तक जाऊंगा। ये हमारे पास पहली चीज आपको इसने बताई। दूसरी बात हमारे पास जो ये आपका जी है, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। देखो कांस्टेंट तो हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट आप लोगों के पास कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दो सरफेसेस के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी कांस्टेंट है। अगर आपको 0.2 दे दिया है तो वो 0.2 है ना। जैसे दूसरी चीज हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लोगों ने ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो भी एक कांस्टेंट है ना? लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो, जैसे अभी आप 12वीं क्लास में जाएंगे तो परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कुछ ऐसे टर्म्स और आएंगे, ठीक है, वो भी कांस्टेंट ही होते हैं। लेकिन हर कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट नहीं होता जो हमेशा हमारे पास क्या रहे, सेम रहे। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब तुम धरती पर रह करके इसके बारे में बात करोगे तो भी इसकी वही वैल्यू होगी, तुम जुपिटर पे जाके बात करोगे तो भी वही वैल्यू होगी, तुम पानी के अंदर जाके बात करोगे तब भी वही वैल्यू होगी, तुम यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ ये वाली वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये ऐसा एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, दैट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -11। सर यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो अगर आप यूनिट निकालेंगे तो जी का न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, हाँ सर, डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर, सर ये इसकी यूनिट आ गई। इसी का आपको डायमेंशन भी पूछा जा सकता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इवन एडवांस बहुत ज्यादा डायमेंशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछता है। तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, सर एफ इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसका डायमेंशन निकालना है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता था, एम एल टी -2, सर आर तो डिस्टेंस है तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास एम -1 L3 T -2, ये हमारे पास आ जाएगी बेटा डायमेंशन। क्लियर हुआ। तो आपसे ये सवाल भी ऑब्जेक्टिव में भी और आपके स्कूल में भी डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपसे पूछी जा सकती है। ये वाली वैल्यू कभी चेंज हमारे पास नहीं करेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लीजिए मैंने आपको 2 पॉइंट मासे दे दिए, M1 है और एक M2 है, ठीक है, एक M1 है एक M2 है। मैंने कहा कि भाई इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। सर आपने चैट क्यों बंद कर रखी है, मैंने चैट इसलिए बंद कर रखी क्योंकि यही जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं यही आपको सवालों के फॉर्म में दिखने वाले। तो पहले पूरा फोकस यहां रखिए, फिर मैं आपके डाउट्स देख लूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास ये 2 पॉइंट मासेस थे, इनके बीच का जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर। तो याद रखना हमेशा जो ये होगा अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही बनाओगे। अभी आप सवाल में करेंगे तो बच्चों से गलती होगी, ये ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज लिख लीजिए बल्कि, ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। आगे चलेंगे 12वीं क्लास में तो पॉजिटिव रिपेल भी करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट भी करते हैं। जो 12वीं क्लास में आप चार्जेस के फोर्सेस की बात करेंगे, आप लोगों ने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो वहां पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों फोर्सेस होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, ठीक है। तो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स मतलब ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। सर F12 क्या है, दिस इज फोर्स ऑन 1, सर ये लिखना है बिल्कुल लिखिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड F21 क्या है सर, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये हमेशा अट्रैक्टिव रहेंगे। अब बात क्या है, बच्चे क्या करते हैं, सर अट्रैक्ट कर रहा है ना तो ये वाले फोर्स बना दो। ध्यान सुनना, बच्चे क्या कहते हैं, सर ये एक फोर्स यहां बना दो, एक फोर्स यहां बना दो, सर ये भी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पास आने को बच्चे को लगता है कि पास आना मींस अट्रैक्शन, तो आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर एक ये रहा फोर्स एक ये रहा फोर्स, सर ये भी तो अट्रैक्शन ही है। ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, दिस फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, फोर्स एक्ट्स अलोंग, फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स है,
सर सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स,